हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद फर्रू। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने बादल राग कविता के दो काव्यांश की व्याख्या पढ़ी थी। आज हम बाकी के दो काव्यांश हैं उनकी व्याख्या पढ़ेंगे। इस काव्यांश में कवि ने क्रांति से शोषित वर्ग पर पड़ने वाले श्रेष्ठ प्रभाव तथा शोषक वर्ग पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव का वर्णन किया है। यानी कवि कहना चाहता है कि जब क्रांति होती है तब जो शोषित वर्ग है यानी जो गरीब वर्ग है उस पर अच्छे प्रभाव पड़ते हैं, यानी उन्हें उनके अधिकार, खोए हुए अधिकार वापस मिलने लगते हैं। और जो शोषक वर्ग है यानी कि जो उच्च वर्ग है उन पर क्रांति के दुष्प्रभाव होते हैं, यानी कि उनकी जो सत्ता चली आ रही है वह समाप्त हो जाती है। अब वे गरीब आदमी का और शोषण नहीं कर पाएंगे। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। शुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। इसके जो कठिन शब्द हैं वो हम देखते हैं। अट्टालिका, अट्टालिका का अर्थ है भवन, और आतंक भवन का मतलब भय का घर। पंख का मतलब है कीचड़। जल विप्लव प्लावन, इसका अर्थ होता है जल का विनाशकारी प्रवाह। प्रफुल्ल का अर्थ है खिले हुए, और जलज का अर्थ होता है कमल। नीर माने स्वच्छ जल। शैशव का मतलब है बच्चे, और सुकुमार का मतलब कोमल। अब हम पंक्ति दर पंक्ति इसकी व्याख्या करेंगे। अट्टालिका नहीं है रे, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, यानी कवि कहता है कि जो अमीर यानी कि जो शोषक वर्ग है, लोगों के बड़े बड़े महल दिखाई दे रहे हैं। उनके अमीर लोगों के हमें बड़े बड़े महल दिखाई देते हैं। वास्तव में वे भय के घर हैं, क्योंकि इनमें निवास करने वालों को सदैव क्रांति का भय रहता है। इनका ऐशो आराम कभी भी छिन सकता है, यानी क्रांति के कारण इनका वैभव, इनकी सत्ता कभी भी जा सकती है और इनका ऐशो आराम कभी भी छिन सकता है। आगे कवि कहता है, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, यानी कि हमेशा कीचड़ पर ही जल का विनाशकारी प्रवाह होता है। आशय यह है कि हमेशा निम्न वर्ग के लोग ही क्रांति घटित करते हैं। समृद्ध लोग तो भयत्रस्त रहते हैं, यानी कि डरे हुए रहते हैं कि कहीं क्रांति ना हो जाए, और जो धन, जो वैभव उन्होंने शोषण करके अर्जित किया है वो उनसे कहीं छिन न जाए। आगे कवि कहता है, शुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर। कवि कहता है कि छोटे छोटे खिले हुए कमल के फूलों से ही स्वच्छ जल के कण छलकते हैं, यानी जल में खिले छोटे छोटे फूलों से तो सदैव जल रूपी अश्रु बहा करते हैं, अतः वे सदैव विप्लव से भयभीत रहते हैं। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। कवि कहता है कि रोग शोक यानी कि दुखों में भी शैशव यानी गरीब बच्चे, दुखों में भी शैशव का कोमल शरीर हंसता है, अर्थात शोषित वर्ग के बच्चे हर प्रकार के दुखों को सहने की शक्ति रखते हैं। उनमें हर प्रकार के दुखों को, आजमाइशों को सहने की शक्ति होती है। शोषित वर्ग के लोग यानी कि गरीब लोग हर परिस्थिति का सामना हंस कर सकते हैं। आशय यह है कि समृद्धि में पले लोग क्रांति की ज्वाला नहीं सह सकते, जबकि निम्न वर्ग के लोग ऐसे संघर्षशील और जुझारू होते हैं कि वे रोग और शोक में सदैव मुस्कुराते रहते हैं। इसलिए वे क्रांति घटित करने में भी आनंद प्राप्त करते हैं। अब इस काव्यांश का विशेष देखते हैं, इसका शिल्प सौंदर्य बोध क्या है, कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। कवि ने समाज को दो वर्गों में विभाजित किया है। वो दो वर्ग क्या हैं? एक है शोषक वर्ग और एक है शोषित वर्ग। शोषक वर्ग यानी जो शोषण करता है, और शोषित जिसका शोषण होता है। कवि की शोषक वर्ग के प्रति यानी कि उच्च वर्ग के प्रति घृणा और रोष की भावना व्यक्त हुई है। ये कविता मुक्तक छंद में लिखी गई है। तत्सम प्रधान शब्दावली का इस कविता में प्रयोग हुआ है। आतंक भवन, आतंक भवन में रूपक अलंकार का अच्छा प्रयोग हुआ है। कविता में करुण रस की अभिव्यक्ति है। रुद्ध कोश है शुद्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल। त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर,
ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। इस काव्यांश में कवि ने शोषित वर्ग द्वारा क्रांति के आह्वान से शोषक वर्ग के भयभीत होने की स्थिति का वर्णन किया है। यानी कवि ने बताया है कि जब शोषित वर्ग यानी गरीब वर्ग, निम्न वर्ग क्रांति करता है, कब करता है क्रांति? जब वो शोषण से तंग आ जाता है, तब शोषक वर्ग यानी कि उच्च वर्ग भयभीत हो जाता है। कवि कहता है कि रुद्ध कोश है शुद्ध तोष, यानी अमीर वर्ग के पास रुका हुआ खजाना है। रुद्ध रुका हुआ और शुद्ध का अर्थ है दुखी, लेकिन फिर भी वे असंतुष्ट रहते हैं। कवि कह रहा है कि समृद्ध लोगों ने धन से परिपूर्ण यानी भरे हुए अपने खजानों को अपने लिए सुरक्षित रखकर बंद किया हुआ है, यानी कि अपने लिए बचाकर रखा हुआ है। उन्होंने औरों को उस धन से वंचित कर दिया है। इतना धन ऐश्वर्य होने पर भी उनके मन में संतोष नहीं है, वे हमेशा आतंकित रहते हैं। अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं, धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयनमुख ढांप रहे हैं। अर्थात वे से कवि का आशय है अमीर लोग, शोषक वर्ग, प्रेम में क्षणों में भी अपनी पत्नी के अंगों से लिपटे हुए भी भय से कांपते रहते हैं। कवि कहता है कि अपनी सुंदर स्त्रियों के अंगों से लिपटे होने पर भी बादलों की भयंकर गर्जना सुनकर जो उच्च वर्ग है वो भय से कांप उठता है। वे बादलों की गर्जन तर्जन सुनकर भय के कारण अपनी आंखें बंद किए हुए हैं, मुंह छिपाए हुए हैं। आशय यह है कि क्रांति का नाम सुनकर धनी लोग भयभीत हो उठते हैं। आगे कवि कहते हैं, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। अधीर का अर्थ है बेचैन, व्याकुल। कवि कहता है कि गरीब किसान वर्ग की भुजाएं और शरीर कमजोर हैं, लेकिन फिर भी वे क्रांति का आह्वान अधीरता से करता है। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहता है कि हे विनाश रचने में प्रवीण बादल, हे विनाशकारी बादल, देखो तुम्हें जीर्ण जर्जर भुजाओं वाला दुर्बल शरीर वाला किसान अधीर होकर बुला रहा है। कवि कहता है कि हे विनाशकारी बादलों, इस अमीर वर्ग यानी कि शोषक वर्ग, इसने उनके जीवन के सुखों को नष्ट कर दिया है। अब कवि कह रहा है कि इस धनी वर्ग ने ही किसान का शोषण करके उसकी ऐसी बुरी दशा बनाई है, उनका शरीर अस्थिपिंजर रह गया है। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, यानी कि उनका शरीर बिल्कुल अस्थिपंजर की तरह हो गया है, अर्थात वे अत्यंत कमजोर हैं। उनका रक्त मांस शोषण व्यवस्था ने चूस लिया है। कवि का आशय है कि ऐसी अवस्था में ही जीवनदाता जल के सागर बादल, तुम ही बरसकर उस पर कृपा करो, तुम ही ऐसी क्रांति करो जिससे गरीब किसान शोषण मुक्त हो सके तथा उसकी सूखी हड्डियों में पुनः रक्तमांस आ सके, यानी कि समृद्धि आ सके। अब इस काव्यांश का शिल्प सौंदर्य या सौंदर्य बोध लिखने को आ जाए तो कैसे लिखेंगे, ये हम देखते हैं। कवि कहना चाह रहा है कि क्रांति के द्वारा ही समाज में समानता की स्थापना संभव है, यानी कि अगर क्रांति नहीं होगी तो जो उच्च वर्ग है वो निम्न वर्ग का ऐसे ही शोषण करता रहेगा और ये खाई एक और बढ़ती ही चली जाएगी, यानी अमीर और अमीर होता चला जाएगा और गरीब उसका शोषण होता चला जाएगा। तो यदि हमें समानता लानी है तो फिर क्रांति करनी ही होगी। अब कवि शोषित वर्ग को उनके खोए अधिकार दिलाने का पक्षधर है, यानी कवि चाहता है कि जो शोषित वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, उसको उसके खोए हुए अधिकार वापस मिले। कविता में करुण रस का प्रयोग किया गया है। कविता मुक्तक छंद में लिखी गई है। अंगना अंग, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है।